नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों ने मोदी सरकार को मुश्किल में डाल दिया। एक तरफ तो जैसे जैसे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, मोदी सरकार के खिलाफ जनता की भी नाराजगी बढ़ती ही जा रही, तो वहीं विपक्ष भी लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहा है। हालात यह है कि कुछ शहर ऐसे हैं जहां तेल की कीमतें 100 का आंकड़ा पार कर चुकी। पिछले कुछ दिनों से तेल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने तमिलनाडु के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने गलतियां की थी, लेकिन हम आयात की निर्भरता कम कर रहे हैं। बुधवार को तमिलनाडु में इन्नौर, थिरुवल्लुर, बेंगलुरु, पुडुचेरी, नागापट्टिनम, मदुरई, तूतीकोरन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के रामनाथपुरम थूथुकुडी खंड का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या हमें आयात पर इतना निर्भर होना चाहिए? मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं कि यदि हमने इस विषय पर ध्यान दिया होता तो हमारे मध्यम वर्ग को बोझ नहीं उठाना पड़ता। स्वच्छ और हरित ऊर्जा के स्रोतों की दिशा में काम करना और ऊर्जा निर्भरता को कम करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। पीएम मोदी ने बताया, 2019-20 में भारत ने अपनी घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए 85% तेल और 53% गैस का आयात किया है। हमारी सरकार मध्यम वर्ग पर पड़ रहे इस बोझ को लेकर चिंतित है। इसीलिए भारत अब पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण पर जोर दे रही। इससे किसानों के साथ साथ ग्राहकों को भी लाभ होगा। गन्ने से निकाले जाने वाला एथेनॉल आयात को कम करने में मदद करेगा और किसानों को आय का एक विकल्प भी देगा। पीएम मोदी के अलावा कुछ ही दिन पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच देश को वैकल्पिक ईंधन की ओर बढ़ने की वकालत की थी। उन्होंने कहा था, देश के लिए वैकल्पिक ईंधन की तरफ जाने का समय, ये मेरा सुझाव है। मैं पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी को ईंधन के रूप में प्रचारित कर रहा हूं, क्योंकि भारत में सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी। हम भारत में 81% लिथियम आयन बैटरी बना रहे हैं। लिथियम आयन के विकल्प के लिए मेरे मंत्रालय ने पहल की है। सभी सरकारी प्रयोगशालाएं रिसर्च कर रही। मंत्रालय हाइड्रोजन ईंधन सेल को विकसित करने की भी कोशिश कर रहा है। पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन की बजाय इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में सीएनजी ट्रैक्टर भी लॉन्च किया था, जिससे किसानों को हर साल करीब 1 लाख रुपए की बचत हो सकती है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार पहले से ही स्विच दिल्ली अभियान चला रही, जिसके तहत लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण कम होने के साथ साथ पेट्रोल डीजल पर लोगों की निर्भरता भी कम होगी। केजरीवाल सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदारी पर सब्सिडी देने का भी ऐलान किया। अपने लिए एक बहुत एम्बिशियस विजन रखा है, एक बहुत एम्बिशियस सोच रखी है कि हमें दिल्ली में प्रदूषण को, जो वाहनों से, व्हीकल से प्रदूषण हो रहा है, उसको काफ़ी कम करना है। और हमारा टारगेट है, हमारा विजन है कि 2024 तक दिल्ली में जितने भी व्हीकल्स खरीदे जाते हैं उसमें कम से कम 25% व्हीकल जो हैं वो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। अपने को इस तरह से पूरा खाका तैयार करना है। इसके लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें। दिल्ली सरकार बहुत बड़े स्तर के ऊपर इसमें सब्सिडी का प्लान बनाया है। जैसे अगर आप 2 व्हीलर या 3 व्हीलर खरीदते हैं तो लगभग 30,000 रुपये तक की आपको सब्सिडी मिल सकती है। अगर आप 4 व्हीलर खरीदते हैं तो आपको लगभग 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। और ये सब्सिडी भी खरीदने के 3 दिन के अंदर सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। और जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे जाएंगे उस पर कोई रोड टैक्स नहीं लगेगा, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लगेंगे, वो भी फ्री होगा। तो बहुत बड़े स्तर के ऊपर आपकी सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए ये पॉलिसी बनाई है। ग्राहकों को 2 या 3 व्हीलर्स खरीदने पर 30,000 तक और 4 व्हीलर खरीदने पर 1.5 लाख तक की सब्सिडी सरकार देगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर कोई रोड टैक्स या रजिस्ट्री फीस नहीं लगती। ऐसे में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को देखते हुए लोगों के पास इलेक्ट्रिक वाहन एक बेहतर विकल्प हो सकता है। वणक्कम। गवर्नर ऑफ तमिलनाडु श्री बनवारीलाल पुरोहित जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु श्री पलानी स्वामी जी,
Deputy Chief Minister Tamil Nadu, Sri Pannir Selvam ji, my cabinet colleague, Sri Dharmendra Pradhan ji, dignitaries, ladies and gentlemen, Vanakkam. I am deeply honored to be present here today. We are here to celebrate the beginning of important oil and gas projects. These are important not only for Tamil Nadu, but also for the whole country. Friends, I want to begin by sharing two facts that would make you think. In 2019-2020, India imported over 85% of oil and 53% of gas to meet the domestic demand. Can a diverse and talented nation like ours be so energy important dependent? I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. Now, it is our collective duty to work towards clean and green source of energy, reduce energy dependence. Our government is sensitive to the concerns of the middle class. That is why India is now increasing the focus on ethanol to help farmers and consumers. Furthering urges of solar power to become a leader in the sector. Encouraging public transport to make people's lives productive and easy. Embracing alternative source like LED bulbs to enable huge savings for middle class households. India has now come out with scrappage policy to help lakhs of people. More Indian cities have metro coverage than never before. Solar pumps are getting more popular. They are helping farmers greatly. This would not be possible without the support of the people. India is working to meet the growing energy demand. India is also reducing our energy import dependence. At the same time, we are also diversifying our import sources. Friends, how are we doing this? Through capacity building. In 2019-2020, we were fourth in the world in refining capacity. About 65.2 million tons of petroleum products have been exported. This number is expected to rise even further. Our companies have ventured overseas in acquisition of quality oil and gas assets. Today, Indian oil and gas companies are present in 27 countries with investment worth about rupees 2,70,000 crore. Friends, we are developing a gas pipeline network to achieve one nation, one grid.
We have planned to spend 7.5 lakh crores in creating oil and gas infrastructure over 5 years. A strong emphasis had been laid on the expansion of city gas distribution network by covering 470 districts. Friends, our consumer focus schemes like PAHAL and PM Ujjwala Yojana are helping every Indian household access this gas. 95% of Tamil Nadu's LPG customers have joined the PAHAL scheme. Over 90% of the active customers get direct subsidy transfer. Under the Ujjwala Yojana, our 32 lakh BPL households in Tamil Nadu have been given new connections. Over 31.6 lakh households benefited from free refills under the PM Garib Kalyan Yojana. Friends, Indian Oil's 143 kilometer long natural gas pipeline from Ramanathapuram to Thoothukudi being launched today will monetize the gas from ONG gas fields. This is a part of a larger natural gas pipeline project being developed at a cost of rupees 4,500 crore. It will benefit Ennore, Tiruvallur, Bengaluru, Puducherry, Nagapattinam, Madurai, Thoothukudi. These gas pipeline projects would also enable the development of city gas projects being developed at 10 districts in Tamil Nadu at an investment of rupees 5,000 crore. These projects will make available clean cooking fuel to household PNG, alternate transport fuel as CNG to vehicles and local industries. The gas from ONGC field will now be delivered to Southern Petrochemical Industries Corporation Limited, Thoothukudi. This pipeline is going to supply of a natural gas as feedstock at a cheaper cost to SPIC for manufacturing fertilizer. Feedstock will now be continuously available with no storage requirements. This is expected to result in saving in the range of rupees 70 to 95 crore in cost of production annually. This will also bring down the final cost of production of fertilizer. We are eager to increase gas share in our energy basket from 6.3% currently to 15%. Friends, development projects bring with it several benefits. The CPCL's new refinery in Nagapattinam anticipates about 80% indigenous sourcing of materials and services. The refinery is going to boost development of transport facilities downstream, petrochemical industries, ancillary and small-scale industries in the region. This new refinery will produce MS and diesel meeting BS6 specification and polypropylene as a value-added product. Friends, today, India is increasing the share of energy from renewable sources. By 2030, 40% of all energy will be generated from green energy sources. CPCL's
new gasoline desulfurization unit at its refinery in Manali inaugurated today is another effort for a greener future. The refinery will now produce low sulfur and environment friendly fuel of BS6 specification. Friend, since 2014, we have brought in various reforms across the oil and gas sector covering exploration and production, natural gas marketing and distribution. We are working on attracting domestic and international investment through investor-friendly measures. We are trying to eliminate the cascading effect of different taxes on natural gas across different states. Unfortunately, up tax will lead to reduction of cost of natural gas and increase in its usage across industries. We are committed to bringing natural gas under the GST regime. I want to tell the world, come invest in India's energy. Friends, in the past 6 years, our rupees 50,000 crore worth oil and gas projects have been approved for implementation in Tamil Nadu. In the same period, over rupees 9,100 crores worth projects sanctioned before 2014 were completed. In addition, over rupees 4,300 crore worth projects are in pipeline. All the projects in Tamil Nadu are a result of joint efforts of our consistent policies and initiatives for sustainable growth of India. My congratulations to all stakeholders for taking steps toward developing energy infrastructure in Tamil Nadu. I have no doubt we will all continue to succeed in our endeavors. Thank you. Vanakkam.